नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी बहन बहुत दिनों से लापता थी। फिर मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा कि तुम्हारी बहन जिंदा है और अगर अपनी बहन को ढूंढना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। फिर उसके बाद उसने मुझे साड़ी पहनाई और सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। कुछ लोग मुझे गाड़ी में उठा कर ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ एक कमरा था। मैंने उस कमरे में झांक कर देखा तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे में मेरा मंगेतर मेरी बहन के साथ ऐसा काम कर रहा था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। कृपया कहानी को एंड तक सुनिए। दोस्तों, सालों के बाद उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें एक पुराने राज का जिक्र था, उसकी बहन का राज। वह किसी को बताए बिना उस जगह पर आ गई जहां उसने लीला को आखिरी बार देखा था। आखिर उस राज को और कौन जानता था? दोस्तों, मोहब्बत क्या है? तड़पने का नाम ही है, सिसकने का नाम ही मोहब्बत है। किसी को बस पाने का जुनून है, दीवानगी है, जिसमें इंसान हद लांघ भी सकता है और हदें तोड़ भी सकता है। यह विश्वास और यकीन की जंग है। हवा की तेज गड़गड़ाहट केप हेवन की तंग गलियों से टकरा रही थी, जो एक समुद्री किनारे पर स्थित छोटा शहर था और चट्टानों से ऐसे लिपटा हुआ था जैसे जिद्दी बेल हो। शहर की खूबसूरती नुमाया थी। पुराने ईंटों के मकान, छोटी दुकानें और पत्थरीली गलियां, लेकिन माया के लिए यह सिर्फ एक शहर नहीं था। यह वो आखिरी जगह थी जहां उसकी बहन को जिंदा देखा गया था। मैं अपनी कोट को सख्ती से लपेटते हुए अंधेरे में डूबी हुई महल के सामने खड़ी थी। हवा की ठंडक जिसमें प्रवेश कर रही थी। वह यहाँ वापस नहीं आई थी जब से वह 16 साल की थी, और अब एक दशक से ज्यादा अरसे बाद मेरी बहन की आखिरी पारिवारिक छुट्टी की यादें मेरे दिल पर भारी थी। वह छुट्टियां सुकून और आराम के लिए थीं। एक मुश्किल साल के बाद नया आगाज करने का वक्त था। लेकिन उस गर्मियों का अंत दुखद घटना पर हुआ जब मेरी बहन लीला बिना किसी सुराग के गायब हो गई। मैंने सालों तक ढूंढने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब एक रहस्यमयी तथ्य एक हफ्ता पहले मेरी दहलीज पर पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। यह वही तथ्य था जिसे मैंने फौरन पहचान लिया था, वही नाजुक कागज जिस पर उसकी बहन लिखा करती थी, वही खूबसूरत लिखाई। कम था, लेकिन उसने उसे हिलाकर रख दिया। लिखा, मुझे मालूम है लीला के साथ क्या हुआ था। केप हेवन वापस आओ और मैं तुम्हें सच बताऊंगा। न कोई नाम था, न दस्तखत, सिर्फ केप हेवन की डाक की मोहर थी। जब मैंने उसे बार बार पढ़ा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या लीला जिंदा थी इतने सालों बाद, या कोई और था? कोई ऐसा है जो ज्यादा जानता था? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वापस आ रही हूँ, यहाँ तक कि अपने मंगेतर रियान को भी नहीं। उनके बीच फासले बढ़ रहे थे। रियान के बतौर कॉरपोरेट वकील लंबे घंटे उनके आपसी साथ को दूर कर रहे थे। शायद यह सफर उसे साफ सुथरा करेगा और कुछ वक्त अपने आप को सोचने का मौका देगा, या शायद वह अपने माजी के बारे में वो जवाब हासिल कर पाएगी जो उसने हमेशा से तलाश किए थे। धर्मशाला का अंदरूनी हिस्सा पुराना था, लकड़ी की छतों और कोने में जलती हुई बड़ी पत्थरीली आग के साथ। काउंटर के पीछे मौजूद औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी आंखों में कुछ तलाश था जब माया करीब आई। चेक इन करना है? उसने पूछा। पुराने अंदाज की मेहमानों की किताब निकालते हुए माया ने सर हिलाया और अपना नाम लिखा। माया, मेरे लिए 1 हफ्ते की बुकिंग है। औरत की आंखों में हल्की सी हैरत चमकी, लेकिन उसने फौरन अपने आप को संभाला। हाँ, कमरा नंबर 12, ऊपर वाली मंजिल, समुंदर के नजारे के साथ।
उसने चाबी थमाई। उसकी उंगलियां थोड़ी ज्यादा देर तक रुकी रहीं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। जब माया ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्यों औरत ने ऐसे इजहार किया? क्या वह नाम पहचानती थी? क्या वह कुछ जानती थी? शहर छोटा था जब माया और लीला बच्चे थे और अब भी ज्यादा नहीं बदला था। यहाँ के लोग याद रखते थे, खास तौर पर वो बातें जैसे कि एक नौजवान लड़की का बिना किसी सुराग के गायब हो जाना। उसका कमरा कुछ खास नहीं लेकिन आरामदायक था। एक बड़ा खिड़की समुंदर की तरफ खुलता था जहाँ लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। उसने अपने बैग बिस्तर पर फेंक दिए और अपनी कोट की जेब से खत निकाला। उसे खोलते हुए वह जानी पहचानी लिखाई को घूरती रही। यह खत किसने लिखा? और अब इतने सालों बाद क्यों मेरा फोन बजा? उसके ख्यालात को रोक दिया। यह रियान का पैगाम था। रियान, अरे कुछ दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। सब ठीक है ना माया? मैं पैगाम को देखती रही। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर लरजती हुई थी। मैं उसे सच बता सकती थी कि मैं अपनी बहन की गुमशुदगी के शहर में वापस आई है, एक भूत का पीछा करते हुए। लेकिन रियान यह सब बातें अंधविश्वास समझता। वह उसे कहता कि वह अपना वक्त जाया कर रही है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। माया बस कुछ वक्त अपने लिए चाहिए था। जल्द बात करूंगी। मैंने पैगाम भेज दिया उससे पहले कि मैं अपने आप को रोक पाती और फिर दोबारा खत पर तवज्जो की। अगर कोई शख्स केप हेवन में था तो उसे वह तलाश करना था और उसे बिल्कुल मालूम था कि कहां से शुरू करना है। शहर के किनारे पर मौजूद कैफे में कोई बदलाव नहीं आई थी। वही पुराना निशान, वही लकड़ी के टेबल और वही ताजा बेक्ड पेस्ट्री की खुशबू जो सड़क पर फैल रही थी। माया का दिल दब गया जब वो अंदर आई। ये वो आखिरी जगह थी जहां उसने लीला को देखा था। वो दोनों गर्मियों में यहाँ आती थी। हर दोपहर वो एक कोने की मेज पर बैठती, बर्फ वाली चाय पीती और दूर समुद्र की लहरों को देखती। यादें एकदम उसके दिमाग में आईं और एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि लीला बिल्कुल मेरे सामने बैठी है, अपनी किसी मजाक पर हंसते हुए। मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया और वही टेबल ली जो हम दोनों बैठते थे। फिर मैंने अपना फोन निकाला और लीला की तस्वीरें देखना शुरू की। मेरी बहन बेहद खूबसूरत थी, सुनहरे बाल, चमकती बड़ी आंखें और वो मुस्कान जो हर कमरे को रोशन कर देती थी। लेकिन उसका एक खराब हरकत भी था, एक बगावती मिजाज जो अक्सर मुझे मुश्किल में डाल देता था। मैं हमेशा ध्यान रखती थी वो जो कायदे कानून की पैरवी करती थी, लेकिन लीला इसके बिल्कुल उलट थी। आजाद, बेखौफ और आखिरकार यही उसका दुश्मन बना। क्या मैं बैठ सकता हूँ? इस आवाज ने मुझे चौंका दिया, मुझे मेरे ख्यालात से खींच लिया। मैंने ऊपर देखा तो एक आदमी को अपने टेबल के पास खड़ा पाया। वो लंबा, काले बालों वाला और तेज नक्श वाला था और उसकी आंखें इतनी गहरी नीली थी कि वो दिल में उतरती महसूस हो रही थी। हाँ, मैंने कहा। न जाने क्यों मैंने हामी भरी। आदमी मेरे सामने बैठ गया और उसकी नजरें मुझसे नहीं हट रही थी। मैं यहाँ बैठे हुए काफी देर से देख रहा हूँ। आप परेशान लग रही हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। वो बोला, क्या वाकई? या आप यहाँ कुछ और तलाश करने आई हैं? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। आपका परिचय क्या है? वो आदमी आगे झुका और उसकी आवाज धीमी हो गई।
मैं वो हूँ जो जानता है कि आप क्या तलाश कर रही हैं, माया। मैं लीला के बारे में जानता हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, आपको मेरी बहन के बारे में कैसे मालूम है? आदमी की मुस्कान खत्म हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया और कहा, आइए कहीं और बात करते हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं है। फिर कहा। मैंने धीरे से पूछा। आदमी खड़ा हो गया और एक कार्ड टेबल पर रख दिया। कहा, आधी रात को लाइट हाउस पर मिलो, अकेली आना। मेरे कुछ कहने से पहले वो बाहर निकल गया और मैं बस उसे देखती रह गई। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने अपने पर्स में से रुमाल निकाला क्योंकि मैं पसीने में भीग चुकी थी। मैं जल्द ही कैफे से निकलकर होटल में अपने कमरे में चली गई। सारा दिन यही सोचती रही कि क्या उस शख्स से अकेले में मिलना ठीक होगा, क्या वो मेरे सारे सवालात के जवाब दे सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ तक आई हूँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं कार्ड को हाथ में पकड़े हैरान बैठी थी। लाइट हाउस, आधी रात, अकेले, खौफ और तलाश का अजीब सा एहसास मेरे दिल में था। मैं जानती थी कि खतरा मौजूद है, लेकिन अगर ये आदमी सच कह रहा था तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रात आधी हो चुकी थी और लाइट हाउस के करीब पहुंचने पर मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। हवा तेज चल रही थी, समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। मैंने गाड़ी पार्क की और लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। लाइट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर की तरफ सिर्फ फोन की रोशनी थी जो मेरे कदमों को रास्ता दिखा रही थी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां तंग और खतरनाक थी और हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़क रहा था। आखिर मैं ऊपर पहुंची। कमरा खाली था, सिर्फ खिड़की के पास वही आदमी खड़ा था जो कैफे में मिला था। तुम आई हो, वह आदमी बोला और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डर थी। मुझे जवाब चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज खौफ के बावजूद मजबूत थी। आदमी ने एक लम्हे के देर के बाद कहा, लीला जिंदा है और उसे तलाश करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसका दारोमदार इस पर है कि तुम किस पर भरोसा करती हो। मेरा दिल एक बार फिर डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? आदमी ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, लीला को अगवा किया गया था। वह एक ऐसे ग्रुप के हत्थे चढ़ी थी जो जवान लड़कियों को गायब कर देता है और उनकी पहचान को खत्म कर देता है, लेकिन वह अब भी जिंदा है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे तलाश करने में। मेरी आंखों में आंसू भर आए। क्या? कहाँ है वो? आदमी आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी तरफ बहुत ही पुरखुलूस अंदाज से देखा। उस वक्त मेरे अंदर शायद एक नया पौधा जन्म ले रहा था। लेकिन तुम्हें इसके लिए सब कुछ छोड़ना होगा। ये आसान नहीं होगा। मेरी सांसें रुक गईं। सब कुछ, इसका मतलब क्या था? उसने अपना सर झटका। रियान को तो मैं नहीं बता सकती, ना ही अपनी जिंदगी छोड़ सकती हूँ। आदमी की आंखों में उदासी सी झलकने लगी। उसने कहा, रियान वह नहीं है जो तुम उसे समझती हो। रियान की कई तस्वीरें हैं जिनसे तुम अभी वाकिफ नहीं हो। इसका भी इसमें हाथ है। तुम्हें ये सब खुद ही जानना होगा। रियान, मेरा दिमाग घूमने लगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में उलझन बढ़ती जा रही थी। उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से मेरे सीने के करीब ले गया और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे दिल को देखो। अगर तुम्हें लगता है कि वह सच्चाई नहीं बता रहा, तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए।
मैं यह सब सुनकर वापस चली गई और जाकर अपने आप को संभालने की कोशिश की। रियान को बताने का फैसला किया, लेकिन जब वह रियान से मिली, उसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। उसकी आंखों में शक की झलक थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हुआ है, माया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस शहर में क्यों वापस आई हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम क्या कह रहे हो, रियान? रियान ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। लीला की गुमशुदगी इत्तेफाक नहीं थी। मैं इसका हिस्सा हूँ। माया पीछे हट गई, सदमे में डूबी हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। रियान ने एक मंद मुस्कान के साथ जोरदार खखा लगाया और कहा, तुम्हें सच्चाई मालूम हो चुकी है और अब तुम्हें फैसला करना होगा। माया ने दिल में गहरी सांस ली। वह डरी हुई थी, लेकिन उसे मालूम हो चुका था कि उसका सामना करना ही होगा। वाकई रियान वह नहीं था जिसे वह समझती थी एक अच्छा शरीफ, लेकिन वह तो इन सब चीजों से बहुत दूर था। अब मैंने रियान का गिरेबान पकड़ा और उससे पूछा, कहाँ है मेरी बहन? बताओ, क्या किया उसके साथ तुमने? रियान मेरे इतने गुस्से के बाद भी वैसे ही मुस्कुराता रहा। यह सब देखकर मुझे पता चल चुका था कि रियान से कुछ भी पूछना फजूल होगा, क्योंकि वह एक अपराधी है और अपराधी कभी सच नहीं बोलता। मैंने फैसला किया कि मैं लाइट हाउस वापस जाऊंगी और उस आदमी की मदद लूंगी, क्योंकि मैं शायद अकेली रियान का सामना नहीं कर सकती। वहां पहुंचकर मुझे वही नजरें दिखीं जो लगता था सदियों से मेरा इंतजार कर रही हैं। सामने वही आदमी खड़ा था और मुझे देख रहा था। मेरे अंदर जो पौधा जन्मा था वह अब बढ़ने लगा था कि उस शख्स ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे अंदर उगते पौधे में बहार आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि एक कड़ी धूप के बाद छांव मिला है। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी का नया आगाज हो चुका है, जहां खतरे के साथ मोहब्बत का भी आगाज था। उसने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से मेरे कंधों को छूते हुए बालों को मेरे कान के पीछे किया। मैं ये कहने आई थी कि उसने मेरे होंठ पर अपनी उंगली रखकर मुझे खामोश कर दिया। मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है अभी। यह सुनकर मैं उससे पीछे हट गई। मैं बोली, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी बात पर वह आदमी हंस पड़ा। बोला, तुम शांत हो जाओ। मैं भी कोई रियान नहीं हूँ। वह कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने कहा, आगे बताओ। और क्या क्या किया है रियान ने? बताओ, प्लीज बताओ। मैंने अब उस शख्स को झिंझोड़ना शुरू कर दिया था। मेरी जिद पर उसने मुझे बाजू पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा इन सब कारनामों में, चलो मेरे साथ। और फिर मैं उस आदमी के साथ लाइट हाउस की सीढ़ियां वापस उतरने लगी। रात बहुत हो चुकी है। उसने कहा, अभी वापस जाओ, कल मिलते हैं। अजीब शख्स था, खुद रात में ही बुलाता था और अब जब मुझे काम है तो रात ज्यादा हो गई है। रात जैसे तैसे कटी थी। एक हफ्ता खत्म होने में 4 दिन बाकी थे। मैं जल्दी से उठकर फ्रेश होने चली गई। जब फ्रेश होकर वापस आई तो टेबल पर कॉफी रखी थी और साथ में एक चिट्ठी लगी थी जिसमें लिखा था, 12 बजे मिलो पार्लर में। इस शख्स को ऐसा क्यों लगा कि मुझे पार्लर जाना चाहिए? अच्छी खासी तो हूँ मैं, लेकिन एक विश्वास की डोर जो बंध गई थी उसने मुझे पार्लर की ओर खींच ही लिया। पार्लर पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। देर में मुझे वही स्पर्श अपने कंधे पर महसूस हुआ। तुम तैयार हो? इस सवाल ने मुझे चौंका दिया था। मैं बोली, किस लिए? उसने मुझे पीछे धकेलकर कुर्सी पर बिठा दिया, मेरे बाल खोल दिए। यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी और फिर उसने मेरे बालों की एक पिन की कैद आजाद की, जो फौरन यहाँ वहाँ बिखर गए।
उसने जल्दी से मेरे बाल एक नए अंदाज से बांधकर उन्हें एक विग में छिपा दिया और मुझे ऐसा मेकअप किया जिससे मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। अब उसने अपने बैग से मुझे साड़ी निकाल कर दी और पहनने को कहा। मैंने बोली, देखो, मैं कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। वो बोला, सुनो, तुम्हें पता करना है ना अपनी बहन के बारे में, तो ये सब करना होगा। मैंने कहा, लेकिन ये कपड़े बहुत छोटे हैं। उसके चेहरे पर अब बेचैनी दिख रही थी। ये छोटे कपड़ों में ही तुम एक बड़ा काम कर पाओगी, तो इन्हें जल्दी पहनो। मैंने वह साड़ी पहन ली और फिर उस शख्स के सामने आ खड़ी हुई। उसकी नजरें मुझसे हटने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे भी अब कुछ डर लगने लगा था, लेकिन मैं इस शख्स से पिछले 2 बार मिली हूँ, वह ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन खुद अपने दिल का क्या करती। मैंने जल्दी से बाहें फैलाई और उसके सीने से जा लगी। मैं बोली, सुनो, अब मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं, तो तुम अपनी बहन तक नहीं पहुंच पाओगी। अब तुम ऐसे ही जाओ और लैंप स्टेशन के करीब खड़ी हो जाओ, लेकिन सड़क की तरफ अपनी पीठ रखना। मुझे नहीं पता था कि मुझे सही तौर पर क्या करना है, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि इस आदमी ने मेरा भेष बदल कर रख दिया था और अब ये कमर सड़क की ओर दिखाकर दरिंदों को दावत देनी थी। मैंने ठीक ऐसा ही किया। कमर सड़क की ओर करके खड़ी थी कि अचानक एक गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। एकदम उस गाड़ी से एक आदमी निकला और मुझ पर टूट पड़ा। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। काफी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। उन लोगों ने मुझे गाड़ी में धकेला और गाड़ी चला दी। किसी का भारी सा हाथ मुझे मेरी कमर पर महसूस हुआ और मैंने झटपटाना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, तभी किसी ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। मैंने पूरी ताकत से उस हाथ को काटा और उसे घायल कर दिया। मेरे दिल में तरह तरह के शक आ रहे थे। कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसने मुझे तैयार करके इस हाल तक पहुंचा दिया। आज मेरी इज्जत बचेगी या नहीं, या मेरा सब कुछ लुट जाएगा? मैं अकेली कैसे करूंगी इन सब का सामना? कहीं ये रियान के आदमी तो नहीं? एकदम एक झटके के साथ गाड़ी रुक गई और मुझे उसमें से निकाला गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा ये एक लंबा कमरा था। मुझे यहाँ से बाहर निकलना था। मैंने जल्दी जल्दी कुछ ढूंढना शुरू किया। बेड के सामने फ्रिज के करीब एक पिंजरा बना हुआ था। मैंने उस खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वह खुल गया। नीचे एक कमरा नजर आ रहा था। उसमें एक आदमी लेटा हुआ था जो एक औरत के साथ गलत कर रहा था। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर यह सब जबरदस्ती है तो वह औरत चिल्ला क्यों नहीं रही थी? जब उस औरत का चेहरा नजर आया तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि यह मेरी बहन लीला थी। लेकिन अगर यह किडनैप हुई थी तो अब तक यहाँ कैसे है? और ये सब इतने में मेरे कानों में कुछ आवाज आई और मैं फिर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। 2 आदमी आए और मुझे खींचते हुए एक बिस्तर पर डाल दिया। फिर उस कमरे में रियान आया, मेरा मंगेतर। यह सब देखकर मेरी आंखें भर आई थी। अच्छी बात यह थी कि रियान को पता नहीं था कि मैं उसकी माया हूँ, क्योंकि मैंने भेष जो बदल रखा था। उससे पहले कि रियान मुझ पर झपटा, किसी ने जोरदार डंडा मारकर उसे घायल कर दिया। यह वही आदमी था, लाइट हाउस वाला। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और वहां से बाहर निकाल लाया और मुझे एक कमरे में जाने को कहा और खुद बाहर गुंडों से लड़ता रहा। अंदर कमरे में मेरी बहन बैठी थी। मेरी लीला करोड़ों की आबादी में बर्बादी का एक ही चेहरा लग रही थी। मैंने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। लीला तो मुझे पहचान भी नहीं रही थी। लीला, मेरी बहन। मैं माया वो कहने लगी, यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं।
मैं रियान से मोहब्बत करती हूँ और मैंने उससे शादी की है। मैं बोली सब झूठ। अगर तुमने शादी की है तो यहाँ क्यों छिपकर रहती हो? एक और बात बताऊं तुम्हें, रियान अच्छा आदमी नहीं है। इस बात पर लीला आपे से बाहर हो गई। बोली जुबान संभाल कर बात करो तुम। वह भी मुझे प्यार करता है। तुम्हारा मंगेतर था, इसलिए ये सब करना पड़ा। 3 बच्चे पैदा किए हैं हमने। सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। मुझे पता चल चुका था कि मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं फौरन बाहर निकल गई। मुझे अपनी बहन को देखकर घिन आने लगी थी। वह शख्स मेरे लिए बाहर लड़ रहा था। मैंने जल्दी से डंडा उठाया और उन गुंडों की खूब पिटाई की और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। आखिर यही था मेरी बहन के गायब होने का राज। भरोसे के लायक पहले भी नहीं थी, गद्दारी भी उसकी रगों में दौड़ती थी। वो शख्स मुझे अफसोस की निगाह से देख रहा था, जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। मैं बोली, क्यों बताया? क्योंकि मेरी मदद। क्यों मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया ये सब दिखाने के लिए? उसने कहा, बात सुनो, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ। एक किस्सा तुम्हारी बहन का था और एक तुम्हारे होने वाले पति का। तुम्हें नहीं बताता या दिखाता तो विश्वास करती तुम मेरा। मैं बोली, लेकिन आज मैंने सब खो दिया, सब। मेरी बहन और रियान, सब। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, तुम इन सब में अपना सब कुछ खो दोगी। चलो तुम आओ, आराम करो, कल मिलते हैं। आज एक अजीब थकान ने मुझे घेरा हुआ था। सुबह वह शख्स मुझे मंदिर ले गया। वहां मेरी मांग में सिंदूर भरा और मुझसे शादी कर ली। मुझे खुशी थी कि मेरी शादी को मान्यता मिली थी, साथ में बहन का गम भी था। देखो, शादी हो गई और आपका नाम भी नहीं पता मुझे। मेरा नाम अमन है और तुम प्यार से मुझे कुछ भी कह सकती हो। मेरे चेहरे पर आज बहुत दिन के बाद खुशी झलकी थी। अमन मेरा सुकून था, मेरे लिए सब कुछ था। मोहब्बत के रंग तो मैंने पहले ही महसूस कर लिए थे, अब सिर्फ इजहार बाकी था, जो सिर्फ एक कमजोर लम्हे का मोहताज था बस। ये शहर छोड़कर मैं अमन के साथ उसके घर चली गई। सब यादें, बातें पीछे रह गई थी। अब अमन रोज काम पर जाता और मैं उसका घर पर इंतजार करती। कैसे एक अजनबी आदमी ने मेरे दिल दिमाग पर हुकूमत की, मैं खुद भी नहीं समझ सकी। उसने कहा, माया ये देखो, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं बोली, क्या लाए हो दिखाओ। वो बोला, ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अपनी गले में कुछ महसूस हुआ। ये एहसास बिल्कुल अनमोल थे, इनका दुनिया में कोई मोल नहीं था। उसने कहा, चलो खोलो अब आंखें। मैंने कहा, बहुत अच्छा है। मेरे गले में बहुत प्यारी चेन थी जो एक अमन की निशानी थी। मुझे खुशी होती थी कि मैं रियान के हाथों बर्बाद नहीं हुई। मुझे एक सच्ची खुशी मिली है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।